नफरत का बाजार इतना कि जहर फेसबुक में और व्हाट्सएप में, वो जहर इतना कि एक चलती हुई ट्रेन में एक सुरक्षा कर्मी जिसका काम यात्रियों की सुरक्षा करना है, वो धर्म पहचान कर गोली से उड़ा देता है। और केवल गोली से उड़ाता नहीं है, वो वीडियो बनाता है, वोट की अपील भी करता है। ये पूरा निजाम बना कैसे, कहां से आया ये इतनी इंटॉलरेंस, ये कौन कर रहा है? आरएसएस। इसने एक नई असुरक्षा पैदा की। इस विकास की अवधारणा ने बहुत कुछ हमारी संवेदनाओं को, हमारे एक नागरिक होने को खत्म किया है, प्रभावित किया है। कि हमारे देश में लोगों ने अपने आप को नागरिक के तौर पर देखना बंद कर दिया है। छोटे छोटे चीज पे तो पुलिस जो है गिरफ्तार कर रही है, पत्रकारों को पूछताछ कर रही है। और एक आदमी जिसकी चार्जशीट में आ गया कि इसने छेड़छाड़ किए प्लेयर्स के साथ, वो खुला घूम रहा है। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट था वहां, पर्यावरण शुद्ध एकदम, क्राइम नहीं होता था, खुश लोग, हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ऊपर। फिर वहाँ मल्टीनेशनल्स गए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज गई, आईएमएफ की इकोनॉमिक पॉलिसीज गई। अब उस देश में वो सब होता है जो यहाँ होता है, वो बर्बाद हो गया वो देश। तो कैसे किसी, और उसकी डॉक्यूमेंट्री आप सर्च करेंगे मिल जाएगी आपको। तो कैसे किसी एक खुशहाल देश को बर्बाद किया जाए आर्थिक नीतियों के जरिए, उसका बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझाया है एक किताब में, नाओमी क्लाइन की किताब में। और वो उस किताब में जो मैं अगर द शॉक डॉक्ट्रिन, उस किताब में अगर आप पढ़ेंगे उसके शुरू के 15-20 सफ़े, तो आपको बिल्कुल दिखाई देगा कि एग्जैक्टली 90 के दशक में भारत में यही हो रहा था और यही समाज बनाया जा रहा था, जिसमें कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और चिकनी सड़कें, मल्टी लेन सड़कें, और वो आपकी इंसानी संवेदना को किस तरीके से प्रभावित कर रही है। मैं बहुत हाईवेज में चलता हूँ, अभी भी घूम कर आया हूँ कहीं कहीं से, और पहले भी चलता था। बड़ा अफसोस होता है वंदना जी, अभी चलते हैं तो सड़क का देश से जो कनेक्शन था वो ख़त्म हो गया। अब आपको दिल्ली से अगर आप बनारस तक बाई रोड जाएंगे या आजमगढ़ तक जाएंगे, आपको बर्गर, पिज़्ज़ा, कढ़ाई पनीर ही मिलेगा। तो जो एक जगह के, कोई कहीं आप गए तो कहीं के समोसे अच्छे हैं, तो कहीं कचौरी अच्छी है, तो कहीं का कुछ और अच्छा है, कहीं की बिरयानी अच्छी है, वो कनेक्ट जो है, लोकल कनेक्ट उन सड़कों का ख़त्म हो गया। तो ये थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन ये हुआ। और इस विकास की अवधारणा ने बहुत कुछ हमारी संवेदनाओं को, हमारे एक नागरिक होने को ख़त्म किया है, प्रभावित किया है। और इस देश में इस वक्त जो सबसे बड़ी क्राइसिस है, जिसकी चर्चा हमारे साथियों ने की है, उस क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे देश में लोगों ने अपने आप को नागरिक के तौर पर देखना बंद कर दिया है। भारत का संविधान, आपको अगर आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो स्टेट को कह रहा है कि फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हैज टू बी इंश्योर्ड। ये इतनी बड़ी लाइन है प्रीएम्बल में। और आप सोचिए कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स और फाउंडिंग मदर्स थे, वो क्या सोच रहे थे। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब ये है कि ये देश एक एक व्यक्ति से मिलकर बना और उसकी गरिमा सुनिश्चित करनी है। उसकी गरिमा सुनिश्चित नहीं होगी तो देश की एकता, अखंडता नहीं बन सकती। अब आप देखिए मणिपुर का, अब आप देखिए पहलू खान का, अब आप देखिए बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं, कन्विक्ट, कैसे उनको छोड़ा गया। अब आप देखिए उन तमाम सारे जो हमारे खिलाड़ी जंतर मंतर बैठे हुए थे,
छोटे छोटे चीज़ पे तो पुलिस जो है गिरफ्तार कर रही है, पत्रकारों को पूछताछ कर रही है। और एक आदमी जिसकी चार्जशीट में आ गया कि इसने छेड़छाड़ किए प्लेयर्स के साथ, वो खुला घूम रहा है। नफरत का बाजार इतना कि जहर फेसबुक में और व्हाट्सएप में, वो जहर इतना कि एक चलती हुई ट्रेन में एक सुरक्षा कर्मी जिसका काम यात्रियों की सुरक्षा करना है, वो धर्म पहचान कर गोली से उड़ा देता है। और केवल गोली से उड़ाता नहीं है, वो वीडियो बनाता है, वोट की अपील भी करता है। ये पूरा निज़ाम बना कैसे, कहाँ से आया ये इतनी इंटॉलरेंस, ये कौन कर रहा है? शिवाजी ने भी आरएसएस का नाम लिया, और लोग भी ऐसे तमाम बहुत सारी इसकी इंटरप्रिटेशंस हैं। अफसोस की बात है कि बहुत अच्छा जो एकेडमिक काम हमारे समाज को समझने के लिए चाहिए होता है, वो हुआ नहीं हमारे देश में। हम पत्रकारों का बड़ा लिमिटेड वो नज़रिया होता है कि जो घटना हुई उसको इंटरप्रेट कर दिया, शाम को कैमरा ऑन करके बैठ गए, कोई लेख लिख दिया। जो एकेडमिक्स हैं, जो एकेडमिया है, वो एक गहरा काम करता है, वो सैंपल सर्वे करता है, रिसर्च करता है। हमको अभी नहीं मालूम है कि हमारे देश में वैल्यूज़ का, नैतिक मूल्यों का स्तर कहाँ गिरा है, घटा है, किनमें है, क्या नहीं है, ये हमको नहीं मालूम। एक छोटी सी स्टडी हमने की थी 2013 में, और तब मुझे ये जानकारी मिली थी कि हमारे देश में जो नैतिक लोग हैं जनसंख्या में, वो 5-6% हैं केवल। और अमेरिका में ये करीब 40% हैं, यूरोप में 55% से ऊपर हैं। तो ऐसी स्टडीज़ नहीं हो रही। वो छोटा सैंपल साइज था, और जो ज़्यादा बड़े संख्या में थे लोग, वो बहुत एम्बिशियस लोग थे। असली मसला क्या है? असली मसला ये है कि इस देश में जब नया 1991 के बाद आर्थिक सुधार, उदारीकरण आए, उदारीकरण क्या, आर्थिक एजेंडा आया, उदारीकरण तो नहीं था वो, और उसने तमाम सारे मार्केट्स को कैप्चर किया, जिसकी चर्चा अशोक जी कर रहे थे। उस मार्केट के, उसके बाद वो मार्केट सैचुरेट हो गए। सन 2000 तक और 2003-4 तक टेक्नोलॉजी भी आ गई, मार्केट सैचुरेट हुए, तो बाज़ार को नए मार्केट चाहिए थे। वो गया, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद भी गया, तो मॉल वहाँ नहीं बने। मॉल पहले दिल्ली में, गुड़गांव में बने, मुंबई में बने, फिर कुछ साल बाद वहाँ बने। जब ये इतना तेज़ी से एक नया मिडिल क्लास और कंज्यूमर पैदा हुआ, और मार्केट अंदर गया, और टेक्नोलॉजी भी आई, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, गूगल, ये सब आ गया, तो बहुत बड़े पैमाने पर नए तरीके के लोगों की आवश्यकता थी, जिसको अभी गीग वर्कर्स कहते हैं। अभी राहुल गांधी उनसे मिल रहे थे, या बहुत सारे नए तरीके के लोग, वेयर हाउसेस, सेलर्स, छोटे छोटे, वो इतनी बड़ी संख्या में लोग चाहिए थे। उसको जो ट्रेडिशनल टैलेंट पूल था भारत का, जो मेजरली हिंदू अपर कास्ट था, वो उसको फिल नहीं कर पा रहा था। तो स्थिति ये हुई कि जब 2004-5 के बाद, और ख़ासकर 2004 के बाद जब यूपीए की सरकार आई, उसके बाद मनरेगा हुआ और चीज़ें हुई, उसने भी उसको बढ़ावा दिया, और ये जब नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, उसने नए तरीके के मिडिल क्लास को बनाना शुरू किया। और ये नए मिडिल क्लास में बहुत बड़ी संख्या में दलित, ओबीसी और मुसलमान थे। समस्या यहाँ से शुरू होती है। अभी मैं रायपुर से आ रहा था, कॉकपिट के अंदर से आवाज़ आई, कैप्टन मौर्य। ये आवाज़ें, ये नाम नहीं सुनते थे पहले। तो
ये जब हुआ, इसने एक नई असुरक्षा पैदा की है हिंदू अपर कास्ट में, जिसको आप आरएसएस कह सकते हैं, कुछ और कह सकते हैं। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है मामला, इसके अंदर की जो लेयर्स हैं, इसने असुरक्षित महसूस किया है बहुत सारे लोगों को, बहुत बड़े तबके को, और ख़ासकर उस तबके को जो हिंदू अपर कास्ट था। उसको लगा कि हमारा जो वर्चस्व है वो ख़त्म होने जा रहा है। और अब वो फेसबुक आया, वो गूगल आया, उसमें सोशल मीडिया आया, अब वो ये भी देख रहा है कि लिखता भी अच्छा है मुझसे, इसकी पोस्ट भी बहुत अच्छी आती हैं। तो नए तरीके का जो मिडिल क्लास आया, वो क्या काम करता है? वो काम करता है कि पहले खेप में वो ब्लू कॉलर लोग पैदा करता है, फिर वो अगली पीढ़ी उस ब्लू कॉलर की पैदा होती है, वो वाइट कॉलर पैदा करती है। वो वाइट कॉलर जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो बुद्धिजीवी है, जो प्रोफेसर है, वकील है, जज है, पत्रकार, जो ओपिनियन, समाज में ओपिनियन बिल्डिंग का काम करता है। ये वाइट कॉलर अब आने लगा है, सारी समस्या की जड़ वहाँ है। और उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल आप देखिए कि अभी बिहार की जातिवार जनगणना का सर्वे आ गया। उस जातिवार जनगणना ने एकदम बता दिया साफ साफ कि कौन क्या है। और सिर्फ एक दो डेटा मैं आपको बताता हूँ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बहुत बात हो रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी बात बताऊँगा। तो जातिवार जनगणना में जो सामने चीज़ आई है कि हिंदू अपर कास्ट 10% है लगभग, और ईडब्ल्यूएस कोटा 10% है। 50 की लिमिट को क्रॉस करके सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया, यानी जिसकी जितनी भागीदारी, उसका दूसरी बार नियम टूट गया कि ओबीसी अब 63% आया, पहले उसका आरक्षण 26% है। हिंदू अपर कास्ट यानी जो 4 जातियां हैं, उनमें 10% की आबादी बिहार में आई है। वो रफली वही सब जगह बाकी भी होगी। और उस आबादी का आप रिजर्वेशन देखिए 100% है, 100% है। ईडब्ल्यूएस कोटा 10%, आबादी में 10%। ये कहीं दुनिया में कहीं आपको ये दिखाई देगा ये न्याय? और एक छोटा सा डेटा और दे दूंगा, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात बहुत आजकल चर्चा में। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में 1206 एम्प्लॉयज़ हैं, इसमें से 925 हिंदू अपर कास्ट हैं। ये सरकारी महकमा है जहां आरक्षण लगता है। 77% हिंदू अपर कास्ट हैं वहाँ पे। ग्रुप ए में 84% हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर लेवल के लोग हैं ग्रुप ए सर्विसेज में, जो आईआरएस है। तो सारा झगड़ा वहाँ का है कि किस तरीके से ये सामाजिक वर्चस्व जो है ये कायम रह पाए, और उसके लिए मुसलमान और ये नैरेटिव और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि विकास की उस अवधारणा पे वापस जाना है जो थी पहले, या उसको हम रिफाइन करें। बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुए, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं हुए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हुए, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं हमारे देश में। एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो जैसे हुए हम सब जानते हैं। तो इसलिए हम अपने आप को सबसे पहले तो एक नागरिक मानना शुरू करें, नागरिक अधिकारों के लिए बोलना शुरू करें। नीचे पत्रकारों का एक प्रोटेस्ट आज भी है, उसमें सिर्फ पत्रकार ही शामिल ना हो। कोई अगर राजनेता जो है वो उसको ईडी परेशान करती है तो वहाँ भी पत्रकार भी जाएं, या दूसरे समाज के लोग भी जाएं, तब तो ये देश बचेगा।
6000 केसेस किए 2014 के बाद ईडी ने। उन 6000 केसेस में केवल 24 केसेस कोर्ट में गए हैं और इसमें 90% 95% केसेस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं। सोचिए, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जो मीडिया है, वो उसकी तस्वीर वैसे ही है। 77%, 80%, 90% जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में दिख रही है, इसको बदलना है। इसलिए बिहार का जातिवार जो सर्वे है वो रे ऑफ होप है, वो एक्सरे है, एमआरआई है। और आपके सामने अगर कोई मरीज़ है अस्पताल में और उसका हाथ टूट गया और उसको बिना एक्सरे के अगर आप प्लास्टर कराएंगे तो काफ़ी संभावना है कि हड्डी दाएं हाथ की टूटी हो, प्लास्टर बाएं हाथ पे चढ़ जाए। तो इसलिए जातिवार जनगणना जरूरी है। इसलिए ये जो बिहार का सर्वे आया ये आवश्यक है और यहीं से एक नया भारत और नए विकास की अवधारणा पैदा होगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।